स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो जैसा आप सभी लोगों से कहा था कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो, चाहे आपका वर्कशॉप हो, तो आपकी फिजिक्स के लिए मैंने कहा था कि आपके अब्बास सर बहुत ही जल्द आपके लिए क्लासेस लेकर आने वाले हैं। तो अब्बास सर आ चुके हैं हमारे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की फिजिक्स की क्लास के लिए। आप लोग क्लास को पूरा लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कमेंट में कैसी क्लास लगी आपको। और जैसा आप लोग सपोर्ट करते हैं हमेशा, वैसे ही अब्बास सर को सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले ये मेंबर हैं आपके अपने इस परिवार के। तो फुल सपोर्ट चाहिए, फुल इज्जत चाहिए। देखो भाई अब्बास सर को, ठीक है। थैंक यू सोहेल सर, जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे आने का एक मौका दिया। आज मैं आपको यूपी पुलिस ऑपरेटर के लिए फिजिक्स की यानी कि साइंस की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं टॉपिक की बात करूँ मापन और मात्रक। ठीक, मापन और मात्रक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मापन के बिना तो हमारी ज़िंदगी ही अधूरी है। विदाउट मेज़रमेंट के कोई भी काम होना क्या इम्पॉसिबल समझा जाता है। ठीक, तो मापन और मात्रक में सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशि की। किसकी? भौतिक राशि की, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो पहले बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशियाँ जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं भौतिक राशियों को? कि वे राशियां जिनको हम संख्यात्मक रूप में माप सकें, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिनको हम संख्यात्मक रूप में माप सकें, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या? जिनको हम संख्यात्मक, जैसे लिखा है 4 kg। ठीक, तो ये हमारे पास kg जो व्यक्त करता है वो किसको करता है? द्रव्यमान को। ठीक, तो हम द्रव्यमान को नाप सकते हैं, यानी 4 kg ये संख्या हो गई, और इसका क्या हो गया? kg मात्रक हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? संख्या, और ये क्या हो गया इसका? मात्रक। यानी हम कह सकते हैं कि वे राशियां जिनको हम संख्यात्मक रूप में या न्यूमेरिकल वैल्यू में नाप सकें वो हमारी क्या राशि? भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों, ठीक, भौतिक राशियों को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप हमारे पास आता है मूल राशियां। क्या आता है? मूल राशियां। मूल राशियां। और दूसरा हमारे पास आता है व्युत्पन्न राशियां। इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटीज। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मूल राशियों का। ठीक, तो मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करें या किसी अन्य राशि से प्राप्त ना की जा सकें, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। वे राशियां, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना करें, क्या कहलाती हैं बेटा? मूल राशियां। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान। ठीक, ऐसी हमारे पास आती हैं व्युत्पन्न राशियां, जिसे कहते हैं डेरिवेटिव्स, यानी कि जो किसी से प्राप्त की जा सके या किसी से डेरिवेट यानी उत्पन्न की जा सके। तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकें, यानी कौन सी राशियों से? इन राशियों की मदद से जो राशियां प्राप्त की जा सकती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे
चाल, वेग, त्वरण। देखो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे में समय। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे में समय। त्वरण का जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे में समय। देखो ये चाल जो है ये व्युत्पन्न राशि है, लेकिन किससे मिलकर प्राप्त हुई है? दूरी से और समय से। दूरी किसका फैक्टर होता है? कि लंबाई का फैक्टर होता है। तो लंबाई और समय से मिलकर क्या प्राप्त हुआ हमें? चाल। और लंबाई और समय किसका है बेटा? मूल राशियों का फैक्टर। ये कौन सी राशियां है? मूल राशि। यानी जो मूल राशियों की सहायता से राशियां प्राप्त होती हैं कौन सी कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। जैसे वेग हमारे पास विस्थापन बटे में समय। विस्थापन किसका फैक्टर है? कि लंबाई का फैक्टर है। और समय हमारे पास क्या है? मूल राशि। यानी लंबाई भी आ गई और समय भी आ गई, तो किससे प्राप्त हुई? मूल राशियों से वेग प्राप्त हुआ। ऐसे ही त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण भी हमारे पास कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो हम कह सकते हैं यानी मूल राशियां तो हमारे पास क्या होती है? फिक्स होती हैं। जैसे 7 ऐसा ही सिस्टम अभी हम आगे पढ़ाएंगे। ऐसा ही सिस्टम में क्या होता है? मूल राशियों की संख्या जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 7। लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनिश्चित है। भाई अनंत व्युत्पन्न राशियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि भाई इनको तो हम इससे प्राप्त करते हैं। फिजिक्स में हमारे बहुत सारी अनंत भौतिक राशियां हैं जिनको याद करना हमारे लिए क्या इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या करा है कि मूल राशियां हमने साथ रखी हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं? व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे अनंत। कितना? अनंत, इनफाइनाइट। आप परिभाषा मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन मूल राशियों की संख्या पूछे तो कितनी बताएंगे? 7 बताएंगे। कितनी बताएंगे? 7। ठीक। तो हम बात करते हैं बेटा मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। तो हम इससे बाद में 3 पद्धतियां पढ़ाते हैं। क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मात्रक की। किसकी जरूरत पड़ती है? मात्रक। किस भौतिक राशि को किस मात्रक में मापना है, इसके लिए हमारे पास 3 पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 MKS सिस्टम या MKS पद्धति। नंबर 2 CGS सिस्टम या CGS पद्धति। उसके बाद तीसरी हमारे पास आती है FPS सिस्टम या फुट पाउंड सेकंड, यानी कि FPS पद्धति। समझ में आ गई? ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं? बारी बारी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MKS सिस्टम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MKS सिस्टम का ही एक्सप्लेन फॉर्म क्या हमारे पास कहलाता है? SI सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। ठीक। जो हम आगे पढ़ेंगे SI सिस्टम, वो इसका ही क्या है बेटा? बड़ा रूप है। यानी एक्सप्लेन करके बता दिया गया है, वही इसको क्या SI सिस्टम कहते हैं। अभी हम बताएंगे 1967 में जिनेवा मापतोल समिति ने SI सिस्टम का क्या करा? आविष्कार किया। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी SI सिस्टम की, वो हम सारी बातें अभी आपको बताएंगे कि SI सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है। पहले बात करते हैं MKS सिस्टम की। MKS सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसी की सहायता से क्या हम प्राप्त करेंगे? SI सिस्टम। ठीक है। MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में देखो क्या हुआ कि MKS सिस्टम में हमारे पास इस सिस्टम में, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? और समय को सेकंड में नापते हैं। किस में? और द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। यानी इसको नापते हैं मीटर में, इसको नापते हैं सेकंड में, इसको नापते हैं किस में? केजी में। ठीक। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम यानी केजी में और समय को सेकंड में नापते हैं, तो वह पद्धति हमारी कौन सी कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है। ठीक है। अगली पद्धति हमारे पास आती है बेटा CGS पद्धति। CGS सिस्टम। इस पद्धति के अंदर हम क्या करते हैं कि लंबाई को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर FPS का कहीं कहीं यूज़ होता है, मगर MKS और CGS का तो बेहद यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यानी लंबाई को हम मापते हैं इसमें सेंटीमीटर में, SCM। उसके बाद समय को नापते हैं हम
सेकंड में। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान को नापते हैं हम ग्राम में। तो हम कह सकते हैं वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, तो वह सिस्टम हमारा कौन सा कहलाता है, या वह पद्धति हमारी कहलाती है CGS पद्धति। क्या कहलाती है? CG। भाई इसका शॉर्ट फॉर्म भी इसीलिए रखा गया है, देखो M मीटर, K किलोग्राम, S सेकंड, यहाँ पे C सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकंड। अब बात करते हैं बेटा FPS की। FPS सिस्टम, इसमें क्या होता है, लंबाई को फुट, समय को सेकेंड और द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं, तो वह पद्धति हमारी कहलाती है FPS पद्धति। क्या कहलाती है? FPS पद्धति। अच्छा, बड़ा ध्यान से समझना इस बात को कि भाई ये दोनों पद्धति तो हमारी बहुत ज़्यादा यूज होंगी, ठीक, लेकिन ये पद्धति ज़्यादा यूज नहीं होगी। उसका एक कारण है, क्योंकि ये पद्धति जो होती है इसमें क्या होता है, मतभेद है। मतभेद का मतलब जो होता है कि लंबाई को हम मापते हैं फुट में, क्या होता है कि हर एरिए का हर 100 किलोमीटर की दूरी पर ये फुट जो है इसकी लंबाई परिवर्तित हो जाती है। किसी का फुट जो होता है वो मान लो इतना बड़ा है, तो आगे 100 किलोमीटर जाने पर वही फुट क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है या बढ़ जाता है, यानी फिक्स नहीं अमाउंट है इसकी। ऐसे ही हमारे पास क्या है, पाउंड, कहीं पाउंड 450 ग्राम का होता है, तो कहीं पाउंड 550 ग्राम का होता है, तो कहीं पाउंड कितना होता है, 500 ग्राम का होता है। इसलिए इस पाउंड को, पाउंड जो हमारे द्रव्यमान जिसको नापते हैं पाउंड में, ये भी एक फिक्स राशि नहीं है, क्योंकि भाई इसका जो मान है हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एरिया परिवर्तित होने पर मान बदलता रहता है। कहीं ये पाउंड जो होता है 450 ग्राम का माना जाता है, कहीं 500 ग्राम का माना जाता है, और कहीं कितने ग्राम का माना जाता है, 550 ग्राम का पाउंड माना जाता है, जिसके कारण ये पद्धति हमारी ज़्यादा कारगर नहीं है। इन दोनों पद्धतियों में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में भी वर्क करती है। जैसे हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इंडिया के अंदर अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो चाहे हम इंग्लैंड चले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे कनाडा चले जाएं, हर जगह 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर ही होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम 100 किलोमीटर आगे जाएं या 100 किलोमीटर अपने यहाँ से पीछे चले जाएं, तो इस पाउंड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ये सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा कारगर नहीं है। ऐसे ही हमारे पास समय, अगर हमारे यहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो दुनिया के किसी देश में चले जाएं 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड ही माने जाएंगे। ऐसे द्रव्यमान में अगर 1 किलो में 1000 ग्राम है, तो अगर हमारे इंडिया में 1 किलो में 1000 ग्राम है, तो दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाएं 1 किलो में क्या 1000 ग्राम ही मिलेंगे। इसलिए ये क्या सिस्टम, हमारी ये दोनों पद्धतियां हमारे लिए सही मानी जाती हैं। इस पद्धति में थोड़ा क्या मतभेद है, जिसके कारण इस पद्धति का यूज हम ज़्यादा नहीं करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा, इस मापन की। ठीक, ये मापन जो है, मेजरमेंट जिसे कहते हैं, इसका हमारी लाइफ में यानी जो हमारी दैनिक जीवन है इसमें इसका बहुत यूज़ है। चाहे कोई भी काम करें, बिना मेजरमेंट के अगर उस काम को आप अंजाम देते हैं, तो आप 110% उसमें असफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप उस पर मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमें इस तरीके से करना है, इतना करना है, इतना नहीं करना है, तो उस काम में हम हमेशा क्या करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो मेजरमेंट हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें होता क्या है,
ठीक। तो मेजरमेंट होता क्या है, मेजरमेंट करते क्यों हैं? सबसे पहली बात तो ये होती है कि मेजरमेंट करा क्यों जाता है। सपोज दैट हमें इस बोर्ड की लंबाई का ज्ञान नहीं है, ये हमारे लिए इस बोर्ड की लंबाई क्या है, अज्ञात है, हमें नहीं पता ये कितने मीटर का है या कितने फुट का है या कितने सेंटीमीटर का है। तो किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। यानी किसी भी भौतिक राशि की मात्रा कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मापन। अच्छा, भौतिक राशि को ज्ञात करने के साथ साथ हम उसमें क्या करें, उसकी तुलना भी कर सकें, ये क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भौतिक राशि को ज्ञात करने के साथ साथ उसकी तुलना कर सकें, ये क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। नहीं समझ में आई, यहाँ से समझ में आए। मान लो एक बोरी हमारे पास है, ठीक, इसमें भी आलू हैं, और एक बोरी हमारे पास ये है, इसमें भी क्या है, आलू हैं। ठीक हैं तो दोनों बोरी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस बोरी में कितने आलू हैं, इस बोरी में कितने आलू हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मापन की। जैसे ही हमने मापन कर लिया, मापन करने पे हमें पता चला कि इस बोरी में जो है वो 50 केजी आलू हैं, और इस बोरी में जो है वो कितने, 40 केजी आलू। तो अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं। उससे पहले तुलना नहीं कर सकते कि किस बोरी में कितने आलू हैं, कितने ज़्यादा हैं, किसमें कम है, किसमें कम नहीं है, दोनों में बराबर। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों बोरियों का मापन कर लिया, मापन करने के बाद हमें पता चला कि इस बोरी में जो है 50 केजी आलू हैं, इस बोरी में जो है वो कितने, 40 केजी आलू हैं। अब हम दोनों की तुलना कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इस बोरी में 10 केजी आलू ज़्यादा है या इस बोरी में 10 केजी आलू क्या है, कम है। अगर हम मापन नहीं करते तो हम ये बताने में असमर्थ होते कि किस बोरी में कितने आलू ज़्यादा हैं और किस में कितने आलू हैं। यानी तुलना करने में हम क्या होते, असमर्थ। अगर हम मापन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है कि सबसे पहली बात क्या है, ज्ञात हुआ कि इस बोरी में 50 केजी आलू हैं, फिर ज्ञात हुआ कि इस बोरी में कितने, 40 केजी आलू हैं। फिर हमने इसकी तुलना भी कर ली, और तुलना करने के बाद ये भी बता दिया कि इस बोरी में आलू कम हैं, इस बोरी में आलू 10 केजी ज़्यादा हैं। तो मापन क्या है, किसी अज्ञात राशि के बारे में ज्ञात होने के साथ साथ उसकी तुलना कर सके, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। और मापन हमेशा वस्तुओं के क्रय विनिमय में यूज किया जाता है। यानी किसी लेन देन में, मान लो हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं या किसी को कोई पदार्थ दे रहे हैं या किसी से किसी पदार्थ को ले रहे हैं, तब हम किस प्रक्रिया का यूज करते हैं, मापन का। क्योंकि बगैर मेजरमेंट के ना तो हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और ना ही किसी से कोई चीज़ लेते हैं। चाहे आप मार्केट में जाइए, चाहे कपड़े की दुकान पर जाइए, चाहे आप कहीं जाइए, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में लें, चाहे सॉलिड फॉर्म में लें, चाहे आप क्या लें, गैसेस फॉर्म में लें। यानी किसी भी पदार्थ को तीनों स्टेट में से किसी स्टेट में लें, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मापन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मापन बेटा विदाउट इसके हो भी नहीं सकता। यानी एक चीज हमारे पास आती, मापन और मात्रक। मात्रक के बिना मापन नहीं हो सकता, क्योंकि मात्रक क्या है, वह एक निश्चित मानक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मापन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। नहीं समझ में आई? यानी इसके बिना ये मापन होना क्या है, इम्पॉसिबल। ये वह मानक है, यानी निश्चित मान है जिसकी सहायता से हम मापन को कह देते हैं, अंजाम देते हैं। नहीं समझ में आई? यानी मात्रक क्या होता है, निश्चित होता है। सबसे पहली बात क्या बेटा, मात्रक कैसा होता है, निश्चित होता है। ये निश्चित होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये निश्चित नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारी मापन प्रक्रिया सही रूप से पूर्ण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मान लो कि 1 केजी का बाट, ये केजी जो है ये मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 केजी। यहाँ पे 1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू संख्या है, लेकिन ये केजी जो है वो हमारे पास क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक। इसका निश्चित होना बहुत जरूरी है मात्रक का। ये 1 केजी का बाट जो है हमारी इंडिया में क्या है, 1000 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 1000 ग्राम का। अगर यही 1 केजी का बाट आप चीन में चले जाएं, कहाँ पे, ये इंडिया की बात हुई, किसकी, भारत की, हमारे। ठीक, और यही बात हम कहाँ करें, चीन में। और चीन में ये कितने ग्राम का है, 900 ग्राम। ये चीन में ले लो या सऊदी अरब में ले लो, कहीं ले लो। ठीक, सऊदी में ले लो, चलो चीन ले लो, कोई बात नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, अगर ये हमारे यहाँ कितने 1000 ग्राम का है और चीन में कितने 900 ग्राम का है, सपोज दैट आज की दुनिया में हर देश में हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो हमें क्या करना होता है, अपने पड़ोसी देशों से लेन देन करना पड़ता है। यानी हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है तो वो पड़ोसी देश को निर्यात करते हैं, वहाँ से वो हमारे पास भेजते हैं। यानी जैसे सऊदी की बात करते हैं तो हमारे देश में पानी बहुत है लेकिन सऊदी में पानी नहीं है, वहाँ पेट्रोलियम है, डीजल है और मिट्टी का तेल वगैरह है। तो हमारे देश के लोगों ने वहाँ से क्या करा, एक संबंध स्थापित किया कि एक मीटिंग करके एक बात करी कि हमारे यहाँ पानी ज़्यादा है तो हम आपको पानी देंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे देश में पानी की मात्रा ज़्यादा है, सऊदी अरब देश में क्या होता है, पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल की मात्रा ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हमने अपने सऊदी देश से क्या करा, एक टाई अप किया कि हम आपको पानी दें, आप हमें पेट्रोल या डीजल दें। जैसे हमारे इंडिया में 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। अगर सऊदी की बात करें, सपोज दैट मानने के लिए कह रही हूँ कि मान लो 900 ml है वहाँ पे, तो भाई ये मात्रक यहाँ पे निश्चित नहीं है, ये मात्रक निश्चित नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से 1 लीटर में 1000 ml जा रहा है और सऊदी से 1 लीटर में 900 ml आ रहा है। यानी हमारे पास से जितना माल जा रहा है उसके पास से उतना माल नहीं आ रहा है। इसलिए क्या हुआ, क्योंकि मात्रक हमारे सेम नहीं है। क्यों, मात्रक अगर अलग अलग हैं तो इस प्रक्रिया को हम अंजाम नहीं दे सकते, ये प्रक्रिया हमारी गड़बड़ा गई। अगर हमारे यहाँ से 10 लीटर पानी जा रहा है तो वहाँ से कितना आ रहा है, 9 लीटर पानी आ रहा है उसके, क्योंकि वो हमारे पास क्या दे रहे हैं कि 900 ml दे रहे हैं। तो मेरी बात को समझे, इस मात्रक का होना बराबर बहुत ज़रूरी। इसी की कारण हमने एसआई सिस्टम को ईजाद किया। हमने नहीं, जिनेवा पद्धति ने 1967 में एसआई सिस्टम को क्या करा, ईजाद किया। वो इसलिए ईजाद किया क्योंकि हमारे देश में कुछ चीज़ें हमें बाहर भेजना होती हैं और कुछ चीज़ें देश से क्या होती हैं, बाहर देशों से अपने देश में लाना होती हैं। तो हमने सबसे पहले काम करा इन मात्रकों को बराबर करने के लिए। तो सभी देशों से एक एक प्रतिनिधि बुलाए गए। प्रतिनिधि बुलाने के बाद जिनेवा ने 1967 में एक मापतोल समिति का क्या करा, आविष्कार किया। और इस मापतोल समिति ने क्या करा, ये एमकेएस पद्धति को क्या करा, बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद अभी हमने एमकेएस पद्धति में कितनी भौतिक राशियां ली थी, मात्र 3 भौतिक राशियां ली थी। इस एमकेएस पद्धति को उसने बड़ा कर दिया, किसने, इस एसआई सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने। और इस भौतिक राशियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 7 कर दी। यानी एसआई सिस्टम का इजाद हुआ। किसका इजाद हुई, तो मात्रक मैंने क्या बताया था, मैं बात कर रहा था मात्रक की, कि मात्रक एक वह निश्चित मानक है जिसके द्वारा हम मापन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ये निश्चित से अनिश्चित नहीं होना चाहिए। अगर अनिश्चित हो गया तो हमारी मापन प्रक्रिया क्या होगी, अंजाम नहीं दे पाओगे। यानी मापन प्रक्रिया सही रूप से, पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं हो पाई। क्लियर। तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति के बारे में, एसआई सिस्टम के बारे में। तो हमने आपको बताया कि एसआई सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एसआई सिस्टम बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ चीज़ों को हम देश से बाहर भेजते हैं तो कुछ चीज़ों को देश से बाहर देशों से देश के अंदर लाते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, मापन प्रक्रिया को बिल्कुल यथार्थ यानी सही करने के लिए कुछ भौतिक राशियां फिक्स कर दी कि अगर हमारे देश में ये भौतिक राशियां हैं तो अन्य देश में भी भौतिक राशियों की मात्रा क्या रहें, बराबर रहें। तो मापतोल एसआई सिस्टम, क्या एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में क्या बताया मैंने कि ये एसआई सिस्टम जो है अंतर्राष्ट्रीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति, ठीक है। क्या हुआ, देखो बेटा कि आपने एमकेएस सिस्टम पढ़ा था। एमकेएस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 3 भौतिक राशियां थी, लंबाई, समय, द्रव्यमान। ये था एमकेएस सिस्टम। तो हमने बताया था लंबाई को आप नापते हैं मीटर में, समय को नापते हैं सेकंड में, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। ये था एमकेएस सिस्टम। लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने 1967 में जिनेवा में क्या करा कि सभी देशों के प्रतिनिधि बुलाए और बुलाने के बाद कहा कि इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 7 कर दी गई। इन्हीं को हम कहते हैं मूल राशियाँ। अगर तुमसे पूछा जाए कि मूल राशियों की संख्या कितनी है तो आप बताना 7 मूल राशियाँ हैं और व्युत्पन्न राशियाँ कितनी हैं, अनंत हैं। क्लियर हो गई बात। तो देखो बेटा इसमें बढ़ाया क्या क्या इन्होंने बढ़ाया था कि विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका मात्रक होता है बेटा एम्पियर, और एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने ही विद्युत धारा के बारे में बताया था। उसके बाद आता है हमारे पास ताप। ताप को हम नापते हैं, ताप का मात्रक, ये मात्रक हैं बेटा इसके, ये क्या है मात्रक, ये भौतिक राशियाँ क्या हैं, भौतिक राशियाँ। ठीक, ताप का मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद हमारे पास आती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है, ठीक। ये कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 7वीं हमारे पास आती पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक होता है मोल, यानी पदार्थ की मात्रा को हम किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये तो हमारे पास क्या हो गई, मूल राशियां, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां। पूछा जाए इनकी संख्या कितनी होती है हमारे पास तो आप बता देना 7 होती है, लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा। उसके बाद 2 राशियां हमारे पास होती हैं पूरक राशियां। कैसी, पूरक राशियां, जिसे हम कहते हैं पूरक। ये तो मूल हो गई, ये वाली कौन सी कहलाती है, मूल, जो मैंने बता दी। 2 राशियां हमारे पास होती हैं पूरक राशियां, जिन्हें हम कहते हैं कोण और क्या कहते हैं, घन कोण। इनका मात्रक होता है रेडियन, कोण का क्या होता है, रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। क्लियर हो गई बात। बात फिर से समझो, ऐसा ही सिस्टम हमने बनाया क्यों था, क्योंकि हमें अन्य देशों से कुछ चीज़ें पहुंचाना थी, कुछ चीज़ें क्या थी, लाना थी। इसलिए हमने क्या करा, एम के पद सिस्टम को क्या करा, एक्सप्लेन कर दिया, यानी उसमें भौतिक राशियों की संख्या को बढ़ा दिया। एम के सिस्टम में सिर्फ मात्र 3 राशियाँ थी, लंबाई, समय, द्रव्यमान। हमने उनको बढ़ाकर कितना कर दिया, 7 कर दिया। इसलिए हमें क्या हुआ, इस 7 भौतिक मूल राशियों को हमने क्या नाम दे दिया, क्योंकि ये 7 मूल राशियाँ किसकी सहमति से प्राप्त हुई हैं, ये ऑल वर्ल्ड के एक एक प्रतिनिधि को बुलाने के बाद मापतोल समिति ने इसको क्या करा, सेटिस्फाइज किया है कि हाँ ये हमारी पास भौतिक राशियाँ होनी चाहिए। ये हर देश में अवेलेबल, मतलब मान्य होती हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। फिर उसके बाद इसमें संख्या कितनी थी, 7। इन 7 मूल राशियों को, 7 राशियों को ही हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। और इसके बाद नीचे जो हमारे पास आती हैं वो कहती हैं पूरक राशियाँ, जिनमें 2 आती हैं, कोण एंड घन कोण। बाकी हम इसके बारे में कल पढ़ाते हैं। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी इसका जवाब जरूर दें। ठीक, थैंक यू।